प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। देखो बेटाओ, रघुवीर सहाय जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई रचना कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन हम कर रहे हैं। रघुवीर सहाय के जन्म और मृत्यु के बारे में, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में कल हमने बताया था। जो बताया गया है आप उसको अपनी नोटबुक में उतारें। जितने भी कवि हम पढ़ चुके हैं, मैंने हर एक के बारे में आप लोगों को बताया है। पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने इसी प्रकार की परिपाटी को अपनाया था। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। जो प्रश्न बता रखे हैं आपको, प्रत्येक अध्याय से कुछ ही प्रश्न बताए हैं होमवर्क में करने के लिए, उन्हें भी करें। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, उसमें करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता नाम से इंगित किया गया है। यानी उसका जो मूल प्रतिपाद्य है, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह कविता करुणा के मुखौटे में के छिपी क्रूरता की कविता है। यानी जो अपाहिज व्यक्ति है, उसको कैमरे में के सामने ला करके पाठक वर्ग को दिखा करके जो श्रोतागण हैं उनके सामने उसकी जो संवेदना है उसको परोसा जाता है। और यह अपेक्षा की जाती है कि जो उसकी पीड़ा है, उस पीड़ा का महत्व जो है, पीड़ा की जो टीस है, उसको जो दर्शक वर्ग है स्वीकार करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे हम विडंबना कह सकते हैं कि पर्दे पर उभारने के प्रयास में कार्यक्रम को सफल बनाने और रोचक बनाने के वास्ते जो एंकर है, जो उद्घोषक है, वो संवेदनहीन हो जाता है, संवेदन शून्य हो जाता है और उसकी भावनाएं कारोबारीपन के आगे दम तोड़ देती हैं। कुछ लाइनों का, कुछ पदों का हमने अध्ययन किया था। आगे पढ़ते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम समर्थ शक्तिवान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो कैमरे का जो उद्घोषक है, दूरदर्शन का जो उद्घोषक है टीवी का, वो ये कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम टेलीविज़न पर, टीवी पर ये बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। वो ये कहता है कि हम, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, वो समर्थ और शक्तिवान है। इस लाइन से क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या मतलब निकलता है कि कथन जो है ये एक अहंकार लिए हुए है। और हम एक दुर्बल को लाएंगे, इसमें क्या है कि कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में, यानी एकांत में ले जा करके आप उस अपाहिज की पीड़ा को कुरेद करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कहने का भाव ये है कि कैमरे का जो उद्घोषक है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी का जो उद्घोषक है, वो ये कह रहा है कि हम लोग शक्तिमान हैं, हम सर्वसमर्थ हैं और हमें एक व्यक्ति की पीड़ा को उभारने के लिए, उसे सामने लाने के लिए उसे बंद कमरे में लेकर के आएंगे और उससे ये पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। ये इस प्रकार के, जैसे कि उससे पूछेंगे आप क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? ये अनुचित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न उस अपाहिज से पूछने ही नहीं चाहिए। यानी अंधा कोई व्यक्ति है और आप उससे कहेंगे क्या आप अंधे हैं? कोई काना व्यक्ति है, उससे अपन ये कहेंगे तू काना है?
तो ये प्रश्न जो है अनुचित होते हैं समाज में। ऐसे संवेदनाहीन प्रश्नों को करना, यानी जो उद्घोषक है उसकी सहृदयता मर गई है। फिर भी उसने पूछा है, और कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, यानी कैमरा वाले से कहता है कि इसको जो अपाहिजपन है इसका उसे बड़ा करके दिखाइए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, और वो बता नहीं पाएगा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, और वो व्यक्ति क्या करेगा, दुख नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी अपाहिजपन से भले ही दुखी न हो, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को अपाहिज कहलवाना उसे पसंद नहीं है। अपने आप को अपाहिज कहलवाना उसे पसंद नहीं है। खैर, आगे कहता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब देखिए, सोचिए बताइए यानी उद्घोषक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि आप सोचकर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। कैसा लगता है, कैसा लगता है, इसमें यमक अलंकार है कि आप अपने आप को अपाहिज मानते हैं, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। यानी फिर वो खुद के हिसाब से भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करेगा, क्या आपको ऐसा लगता है, और वो खुद इशारे करके बताएगा। सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश तो कीजिए। और फिर इस अवसर को उद्घोषक कहता है कि हम खो देंगे। कहने का प्राय क्या है कि वो व्यक्ति कर नहीं पाएगा। फिर वो हमें समझाने के लिए कहता है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसको पूछ पूछ करके रुला देने का अभिप्राय क्या है, हम पूछ पूछ करके में, पूछ पूछ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और हम पूछ करके उसको रुला देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ कारोबारी व्यवस्था जो है वो हावी हो चुकी है, और वो जनता से भी इस बात का इंतजार करते हैं अपाहिज के साथ साथ कि भाई अपाहिज को देख करके जनता भी रोने लग जाए। लेकिन वो प्रश्न पूछेंगे नहीं उससे। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे क्या, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी जो कैमरा है उसको जूम करके उसके होठों पर, उसकी सूजी हुई रोई हुई आंखों पर, उसके आंसुओं पर केंद्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो उसकी कसमसाहट है, उसके रो पड़ने का जो सिलसिला है, उसको एक ड्रामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, किया जाना है। यहाँ एक तरह से नाटकीय शैली है, या कथोपकथन या ड्रामा शैली भी कह सकते हैं इस कविता में। ठीक है ना। तो इसमें बेटा कठिन कविता नहीं है, केवल भाव समझने की बात है कि उद्घोषक ही कहना चाहता है कि हम लोग कैमरे के माध्यम से उसकी सूजी हुई तस्वीर को, सूजी हुई आंखों को, होठों को, और उसके होठों पर जो नहीं बोलने की जो घबराहट है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और आशा है उसे आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी वो कह तो नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपंग क्यों है इस बात को आप समझ जाएंगे। किससे कह रहा है, दर्शकों से। एक और कोशिश क्या, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आ गई ना बात। सीधी सपाट बयानबाजी है, और वो ये कहता है, एक और अंतिम कोशिश करते हैं, हे दर्शक वर्ग के लोगों, आप थोड़ा धीरज रखिए। क्यों, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। यानी जो विकलांग है उसको तो वो प्रश्न पूछ पूछ करके रुलाएगा, और यदि विकलांग रोने लग जाएगा
तो जो दर्शक वर्ग है वो भी शायद रोने लग जाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि सास बहू वगैरह के जो सीरियल आते हैं उनमें क्या होता है, हम लोग रोज उनसे जुड़े हुए होते हैं और उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होने का प्रयास करते हैं। साहित्य में इस संदर्भ को, साहित्य में इस प्रकार की व्यवस्था को साधारणीकरण कहते हैं कि जो लेखक है या फिर जो उद्घोषक है या यूँ कहें कि जो कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं, जब वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता से तारतम्य स्थापित कर लेते हैं, पाठक वर्ग या श्रोताओं से तारतम्य स्थापित कर लेते हैं, उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। तो ये इसी साधारणीकरण की उम्मीद करता है कि भाई दोनों को एक साथ रुलाना है। आप और वह दोनों, यानी वह कौन, अपाहिज, ठीक है ना, और आप यानी दर्शक वर्ग। कैमरे वाले से कहता है बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अंत में वो कहता है कि भाई रहने दो, बहुत हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसका मतलब क्या है, यानी सहानुभूति पर व्यावसायिकता हावी हो चुकी है। अभी तक तो वो प्यार प्रेम वाली बातें, सहानुभूति वाली बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि उसका 1 घंटा आधा घंटा समय का जो है वो पूरा होने वाला है, तो वो कहता है भाई अब छोड़ो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, किसी और का भी वक्त है या किसी और को भी प्रस्तुति देनी है, ठीक है ना, अब हम मुस्कुराएंगे। यानी हमें उसकी जो कमी है उसका पता चल जाता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। ये सब क्या है, ये कार्यक्रम के अंत का दृश्य है। बस थोड़ी कसर रह गई। यहाँ कसर का तात्पर्य क्या है कि अपाहिज और जो दर्शक थे वो दोनों के दोनों रोने से बच गए, यानी वो रोए नहीं। धन्यवाद। ध्यान रखना, थोड़ी कसर रह गई का मतलब क्या है कि जो दोनों को रुलाने का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। अंत में उद्घोषक कहता है धन्यवाद। कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है। देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका औचित्य क्या है? कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है कि जो कैमरामैन है उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं, और ये जो कथोपकथन शैली है, ये जो संबोधन शैली है, इसके माध्यम से क्या है कि जो कविता की स्थिति है वो क्लियर हो जाती है। दूसरा है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इसका तात्पर्य क्या है, क्या व्यंग्य किया गया है इसमें? बेटाओ, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक अपाहिज के साथ साक्षात्कार को दिखाया गया है, और अपाहिज के साथ दर्शकों के मन में सहानुभूति जगाने का प्रयास उद्घोषक करना चाहता है, परंतु वो कहता है थोड़ी कसर रह गई। यानी जो अपाहिज है उसको रुला नहीं पाया, दर्शक भी रो नहीं पाए, तो यानी जहाँ वो करुणा को प्रस्तुत करना चाहता था वहाँ उसकी क्रूरता प्रस्तुत हो गई। ठीक है ना। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? उसकी व्यावसायिकता पूरी हो जाएगी, उसका कार्यक्रम, उसकी टीआरपी सफल हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा छोड़ दिया हमने, हम समर्थ शक्तिवान और हम दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है, ये व्यंग्य करना चाहता है। पहले तो देखो, ये पंक्ति जो है समर्थ शक्तिवान, ये अहंकार के भाव को दर्शाती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, ये पहले से ये तय था कि वो एक अपाहिज है, वो कमजोर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो सोच है ना, उस पर व्यंग्य किया गया है कि भाई वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है, और जो अनेक प्रकार के जो चैनल हैं, उन चैनलों के जो संचालक हैं वो समझते हैं कि अपाहिज व्यक्ति की जो अपाहिजता है, उसकी जो विकलांगता है, उसको परोस करके, उसको पर्दे पर ला करके हम उससे अपनी टीआरपी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ उनका अहंकार सामने आ जाता है
और वो बेकार के या ऊटपटांग अनुचित अपमानजनक प्रश्न पूछ करके दर्शकों की जो सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और वो व्यक्ति जो है वो बड़ा दुखी हो जाता है। तो यहाँ उनकी जो क्रूरता है वो सामने आती है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग केवल कमाई के लिए अपना कार्य करते हैं, वो व्यावसायिक लोग हैं, व्यावसायिकता उन लोगों पर हावी होती है। हमें क्या लिखना है कि इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या दूरदर्शन के जो लोग हैं, जो विभिन्न चैनल जो चल रहे हैं, निजी चैनल, उन सब पर व्यावसायिकता हावी हो चुकी है और उनके समय की कीमत है। सबको एक निश्चित समय दिया जाता है, उस समय में ही उनको अपना कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। अब वो कार्यक्रम तभी सफल रहेगा जब उसकी टीआरपी बढ़ेगी, उसकी कमाई होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी कमाई घट जाएगी, उसकी टीआरपी घट जाएगी। ठीक है ना।